हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीरज पर आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार प्रसाद आपके सामने इस वीडियो में इतिहास विषय का क्लास 12 चैप्टर 1 का मैं पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता लेकर आया हूँ। मेरा ये दूसरा वीडियो है इस चैप्टर पर। इससे पहले हमारा एक वीडियो बन चुका है और ये दूसरा वीडियो है और 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को समेटने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैं फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में हुए उत्खनन, उसके विभिन्न नगरों के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया था और इस बार हम हड़प्पा सभ्यता के उससे आगे के बातों को अध्ययन करेंगे। तो हमारा कुछ पॉइंट्स जो बिंदु हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हमें आज चर्चा करनी है। वह है नगर योजना, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, विदेशी व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग पहला नगर योजना पर बात करें। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता का जो समकालीन और भी जो सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में सबसे उत्कृष्ट और नगरीय सभ्यता इसे माना गया था। हम नगर योजना की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर बने हुए थे वो नगर आज के वर्तमान नगरों से यदि हम तुलना करें तो बड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि वहाँ पे शहर का बनावट कैसा था। तो शहर 2 भागों में बटा हुआ था। ऊंचे टीले पर बना हुआ जो दुर्ग था जिसे ऊंचा नगर कहा जाता था और निचला जो भाग था जहाँ पर बाकी सामान्य घर बने हुए थे उसे निचला नगर कहा जाता था, निचला शहर कहा जाता था। तो ये दोनों इस बात का प्रतीक है कि दुर्ग टीला अर्थात ऊंचा नगर वो संभ्रांत लोगों के लिए, राजा या प्रशासकों से संबंधित वहाँ पे घर रहे होंगे, जबकि निचला नगर सामान्य जनता, सामान्य व्यापारी और अन्य लोग जो वहाँ पे रहते थे उनका निवास स्थान निचला नगर होगा। उन नगरों में जो सबसे अच्छी व्यवस्था हम कह सकते हैं वो सड़कों का जाल बिछा हुआ था और सड़क का बनावट समकोण पर एक दूसरे को काटती थी जिसे हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। और सभी सड़क पक्के ईंटों का बना हुआ था। 30 फीट के सड़कें बनी हुई थी और सड़कों के साथ घरों तक जाने के लिए गलियां बनी हुई थी। वहीं सड़क के बाद हम यदि बात करें तो जल निकास व्यवस्था, जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो भी उत्कृष्ट थी और जल निकासी व्यवस्था भी ग्रिड पद्धति पर आधारित था। और जल निकासी के लिए जो नालियां बनाई गई थी वो नालियां भी पक्के ईंटों के बना हुआ था और नालियों के बीच कचरा का जमाव ना हो जाए इसके लिए बीच बीच में जो नालियों के बीच कुछ कुछ दूरियों पे गड्ढे बनाए गए थे, गर्त बनाए गए थे। उन गर्तों में वो नाली का जो कचरा होता था, अवशिष्ट पदार्थ, वहीं पे जाकर जमा हो जाता था और जिससे नाली का जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। तो ये बड़ा ही सोच करके बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से उन नालियों की व्यवस्था की गई थी। उन नालियों में घरों से आया हुआ जो पानी था, जो गलियों के तरफ से जो नाले थे वो बड़े नाले यानी कि जो सड़क के किनारे स्थित नाला था उसमें आकर मिल जाता था। हम अब बात करते हैं नगर के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में स्नानागार मिला है। नगर के आयोजन के लिए, नगर व्यवस्था के लिए स्नानागार एक महत्वपूर्ण स्थल था जहाँ पर संभवतः सार्वजनिक समारोह या उस तरह के कार्यक्रम हुआ करते होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्नानागार था। लगभग ये 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट उसकी ऊंचाई थी या गहराई हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से वो कमरों से घिरा हुआ बना था वो स्नानागार। और वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में एक साथ लोग स्नान करते होंगे और ये संभवतः कोई सार्वजनिक समारोह, पर्व या सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इसका प्रयोग किया जाता होगा। हालांकि जितने भी घर बने हुए थे उन घरों में, प्रत्येक घरों में कुओं की व्यवस्था थी। ज़्यादातर घरों में कुओं की व्यवस्था थी, पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। तो इसका मतलब है कि सामान्य दिनों में वो इन सार्वजनिक स्नानागार का प्रयोग वहाँ के लोग नहीं करते होंगे, ये विशेष कार्यक्रम में ही इसका प्रयोग होता होगा।
उसके बाद अन्नागार भी एक बहुत बृहद इमारत था वहाँ का, जिसकी लंबाई 15.23 फीट मीटर और 6 मीटर लंबाई चौड़ाई के अनुपात में ये अन्नागार बना हुआ था। और उस शहर के अनाजों को एकत्रित एक जगह पर रखने की व्यवस्था होगी। संभवतः ये नगर प्रशासन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि कभी विशेष परिस्थितियों में अकाल या किसी कारणों से अन्न का अभाव हो तो इस अन्नागार से इसका प्रयोग किया जा सके। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनका भोजन, उनका सामाजिक रहन सहन भी आज के हम परिस्थितियों के संदर्भ में देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जीवन संयमित और सिस्टमैटिक था। वहाँ के जो लोग थे, स्त्री और पुरुषों का विशेष परिधान था। औरतें विशेष प्रकार से और कई तरीक़ों से, अलग अलग प्रकारों से, अलग अलग डिज़ाइनों का वो बाल केश विन्यास का करती थी। गहने पहनने का उनका प्रमाण मिला है। और पुरुष अधिकतर निचला वस्त्र पहनते थे, ऊपर के वस्त्र में दोशाला टाइप का वो ऊपर से डालते थे। साथ ही साथ आभूषण पुरुषों को बहुत कम पहना हुआ देखने को मिला, लेकिन महिलाओं के विशेष आभूषण थे, खास करके लाजवर्द, सिलखड़ी जैसे कुछ विशेष पत्थरों का उनका आभूषण था। सामाजिक जीवन के अंतर्गत उनके मनोरंजन के साधन भी थे। और जो पासा खेलने की, जो हम लोग अभी तक महाभारत में जो पासा खेलते हुए हम लोग पांडव और ये कौरव के बीच में जो खेल हुआ था चौपड़ का, उसका प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे खेलने के लिए इसका प्रयोग करते थे। साथ ही साथ मछली पकड़ने जैसे मनोरंजन के कार्य भी करते थे। उसके बाद पशुओं के युद्ध, तो ऐसे कई प्रकार के मनोरंजन के उनके साधन थे। उनका एक विशेष जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था और हमारे लिए आज के समय में भी इम्पॉर्टेंट है क्रियाकलाप, मरने के बाद शव का शवाधान की जो पद्धति थी, 3 प्रकार उनका था। एक प्रकार था कि वो जो शव यानी कि लाश, मरे हुए व्यक्ति के शरीर को जलाकर क्रियाकर्म करते थे। तो दूसरा प्रकार था उन्हें दफना दिया जाता था, यानी कि ज़मीन के अंदर मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। और कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि उस लाश को, शव को मरने के बाद खुला छोड़ दिया जाता था ताकि जानवर, जीव जंतु उसे खा सकें। तो ये तीनों प्रकार देखने को मिलता है, लेकिन सबसे अधिक दफनाने और जलाने की परंपरा वहाँ पे था। हमारा धार्मिक जीवन उनका कैसा था, इस पर हमें विचार करना है। तो अभी तक जो वहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये प्रमाण सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि वो मातृ सत्तात्मक समाज था। यानी कि महिलाओं का, नारियों को महत्व दिया जाता था। और ये धार्मिक रूप से भी इसको समझा जा सकता है। साक्ष्य मिले हैं, महिलाओं के मूर्तियाँ, धरती का ऐसा एक मूर्ति मिला है जिसमें पेट से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ कुछ और भी मूर्तियाँ मिली हैं जो दर्शाता है कि समाज में देवी अर्थात महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। जो सिक्के मिले हैं, मोहरे, उन मोहरों पर पीपल का वृक्ष का निशान, पशुपति का बना हुआ चित्र जिसके साथ में जानवर खड़े हैं, और पशुपति को दिखाया गया जिसे आज हम वर्तमान में शिव के रूप में उसकी समानता बैठाने का प्रयास करते हैं। तो हम धार्मिक रूप से हम कह सकते हैं कि सिंधु निवासी जो थे वो प्रकृति पूजक थे। जानवरों को, पेड़ों को, प्रकृति को महत्व देते थे और समय समय पर उन सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह में उनकी पूजा करते थे। विदेशी व्यापार के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि कई ऐसे जो मोहर प्राप्त हुआ है, वो मोहर यहाँ
कुछ मोहरे विदेश के सभ्यता जो उस समय मेसोपोटामिया के जो सभ्यता है, और मेसोपोटामिया के कुछ लेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख हुआ है। मेलुहा का अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो निश्चित रूप से उनके साथ इसका व्यापार रहा होगा। लाजवर्द, सोना, चांदी, ऐसे कुछ धातुएं, महत्वपूर्ण धातु का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान से होने का प्रमाण मिला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उद्योग का हम विकास वहाँ पे अच्छे तरीके से हुआ था। धातु को गलाना, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर तांबे को गला करके उसके विभिन्न आकार के वस्तुएं बनाने का प्रमाण मिला है। साथ ही साथ मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन तपा करके और उसको रंग करके बनाया जाता था, वो प्रमाण मिला है। काले रंग की चूड़ियाँ जो कि कालीबंगा में बनाई जाती थी, वो प्रमाण उसका मिला है। और ऐसे बहुत से कार्य, कृषि कार्य वगैरह भी जो होते थे वो विभिन्न प्रकार के आधुनिक औजार और तकनीकों से उस समय होते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उन्नत सभ्यता थी, लेकिन इस सभ्यता का लिखित प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ, और जो प्रमाण अभी हमें लिखा हुआ प्राप्त हुआ भी है वो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग वहाँ पे होता था। तो इसका अर्थ यह है कि वो जिस लिपि का प्रयोग करते थे वो लिपि भाव चित्रात्मक था, और जिसे अभी तक सही तरीके से नहीं पढ़ा जा सका। हालांकि इसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जेम्स प्रिंसेप नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, लेकिन अभी तक सही तरीके से नहीं पढ़ा जा सका है। फिर भी चित्रों के माध्यम से इस सभ्यता के बहुत से चीज़ों को समझ पाए हैं। वहाँ से पुरातात्विक अवशेषों से हम बहुत कुछ को समझ पाए हैं। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी सभ्यता जो कि कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आलमगीर से लेकर के बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ था। उसके बाद भी इसका पतन कैसे हो गया, ये समाप्त कैसे हो गया? तो इस पर भी विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि ये बाढ़ के आने की वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई, तो वहीं कुछ विद्वान का मानना है कि इस सभ्यता में अचानक आग लग जाने की वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गया। तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ये सभ्यता जलवायु परिवर्तन से हुआ है। तो वहीं आर्यों के आक्रमण के वजह से भी ये सभ्यता नष्ट हुई है। तो अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और संभवतः नदियों के रास्ता बदल लेने की वजह से ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। बाद में भी सभ्यता के प्रमाण तो उत्तर हड़प्पा के रूप में दैमाबाद वाले जो क्षेत्र है, झुखड़ झांगड़ संस्कृति के रूप में मिला है। धौलावीरा में भी बाद में सभ्यता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे पुराने जितने भी स्थल थे वो समाप्त होने के बाद भी धौलावीरा में कुछ सालों तक चला था। लेकिन इसका पतन और एक महान सभ्यता का पतन हुआ। तो निश्चित रूप से ये हमारे गर्व का विषय है कि भारत के भूमि पर इतनी महान सभ्यता का विकास हुआ था। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ ग्रिड पद्धति किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का सामाजिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक पद्धति का वर्णन करें, संक्षेप में लिखें। ऐसे कुछ प्रश्न हैं। किन किन देशों से विदेशी व्यापार होता था और वहाँ से किस वस्तु या किस धातु का व्यापार होता था, ये सभी चीज़ें हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट्स के रूप में ज़रूर बना लें और आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा ये वीडियो में हड़प्पा सभ्यता को समेटने का प्रयास किया गया है। आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेकर हम आएंगे। धन्यवाद, आप सबों का धन्यवाद।